लेक्चर अबाउट द बोर मॉडल। बोर मॉडल का कहना ये था कि जो भी हम देंगे वह रदरफोर्ड से बेहतर रहेगा और रदरफोर्ड का मॉडल से लेटेस्ट रहेगा। तो इसने बताया, बोर मॉडल का कहना था कि हम जो देंगे वह मात्र एक इलेक्ट्रॉन वाले को देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास हीलियम है, हीलियम का कितना होता है? हीलियम का 2 होता है, तो इसके लिए तो अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम हीलियम पे अगर हम +1 चार्ज लिखें तो इसमें कितना होता है? 2 - 1 1 हो जाता है, तो इसके लिए तो अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसका कहना था कि हम देंगे तो किसको देंगे? मात्र एक इलेक्ट्रॉन वाले को देंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, हीलियम है, लिथियम है, बरेलियम है। बरेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग को पता होगा? बरेलियम का 4 होता है, +3 है, तो हम लोग -3 किए तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अप्लीकेबल था कि नहीं था बोर मॉडल? बिल्कुल अप्लीकेबल था। बोर मॉडल में कहा कि हम सिर्फ किसको देंगे? तो हम देंगे मात्र एक इलेक्ट्रॉन वाले को देंगे, उसके अलावा हम किसी को और नहीं दे सकते हैं। हम मात्र किसको देंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन को ही देंगे। कहा कि कोई भी एटॉमिक नंबर जो होता है जेडी होता है, वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब वह इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर बराबर होगा, साथ ही साथ प्रोटॉन के भी बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जब तक बराबर है, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तब तक यह बराबर होगा। अगर कोई चार्ज आ गया तो यह इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। जो प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर, एकदम फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला चीज़ है। ठीक है, याद रहेगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एटॉमिक नंबर अगर निकालना चाहते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम एटॉमिक नंबर अगर कोई चीज़ का अगर जेड है एटॉमिक नंबर, तो वह हमेशा किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। जब तक उस पर कोई चार्ज ना हो। अगर चार्ज आ गया तो यह जेड जो होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन यह हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। हर कंडीशन में प्रोटॉन के बराबर होगा। हर कंडीशन में प्रोटॉन के बराबर होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसका जो पोस्टुलेट था, पहले समझते हैं इसने क्या क्या दिया, पोस्टुलेट क्या क्या था, क्या क्या इसने सोचा, एजम्पशन क्या क्या किया। पहला पोस्टुलेट जो आता है वह कहता क्या है, समझिए। पहला पोस्टुलेट जो आता है वह कहता क्या है कि अगर कोई एटॉमिक नंबर बीच में है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाइए। तो जो अंदर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, और सेंट्रिपिटल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पढ़े होंगे उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r² होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²। तो यहाँ पर देखिए के हो गया, Q1 जेडी, ई आ गया r², था KZe²/r²। यहाँ पर समझ में आया? KZe²/r², यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, KZe²/r। और सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा mv²/r होता है। तो वो उसके बराबर हो गया, क्योंकि अंदर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है और बाहर की ओर सेंट्रिपिटल लग रहा है। तो दोनों बैलेंस करेगा तो दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर दोनों यहाँ पर बराबर हो गया, अब दूसरा जो पहला पोस्टुलेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पोस्टुलेट की अगर बात करें तो दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि अगर ऑर्बिट अलग अलग जो होता है सेल होता है, अलग अलग जो होता है ऑर्बिट होता है ना, अलग अलग सेल होता है, अलग अलग ऑर्बिट होता है ना, अलग अलग सेल होगा, अलग अलग ऑर्बिट होगा। तो अलग अलग सेल मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करे, 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 कहीं भी मूव करे, तो होगा ना हो, कुछ ना कुछ हो ना हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होना तय है।
इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होना सो है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है या दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये फिक्स्ड है। इसने ये कहा, बात सही भी है, ऐसा होता है। हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया, पहला कहा कि रिवॉल्व कैसे करता है, दूसरा कहा इलेक्ट्रॉन का। कभी भी ऑर्बिट या सेल का फिक्स्ड होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल फिक्स्ड कहने का मतलब क्या है, हम समझाते हैं। एनर्जी लेवल फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि अगर पहला की अगर बात करें -13.6 Z²/n², ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर हम पहला में हैं तो इसको एक मानेंगे, और इस जेड का मतलब हाइड्रोजन को मानते हैं तो एक मानेंगे, तो ये फिक्स है कि -13.6 हमेशा होगा। अगर दूसरा मानते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो उसका फिक्स होगा, जो भी काट छाट के आएगा आंसर वो फिक्स होगा। मतलब हर एक एनर्जी लेवल का, हर एक सेल का अपना फिक्स्ड एनर्जी होता है, ठीक है, वो फिक्स्ड एनर्जी होता है। हमने 3 पॉइंट कंप्लीट किया। चौथा कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका मास होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसका कुछ रेडियस होगा। तो एम भी आर यह एंगुलर मोमेंटम है जो कि लीनियर मोमेंटम की तरह बिहेव करता है, लीनियर मोमेंटम की तरह बिहेव करता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो बात होती है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम की तरह बिहेव करेगा, लीनियर मोमेंटम की तरह बिहेव करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह जो होता है एम भी आर जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो NH/2π के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कहिएगा कि एम क्या होता है, मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल जो भी क्या। एन क्या हो गया, जो नंबर ऑफ सेल होगा। एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। पाई क्या हो गया, पाई का वैल्यू 3.14। अब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू बैठा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ से इससे मन नहीं भरता है तो आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, आगे क्या हमको ये समझना होगा आगे में कि हमने चारों पोस्टुलेट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है चारों पोस्टुलेट में? नहीं। पहला पोस्टुलेट कहा कि जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, वह जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है सेंट्रीफ्यूगल के बराबर। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो सकता है। तीसरा होता है ऑर्बिट फिक्स या एनर्जी सेम होता है ऑर्बिट या। चौथा होता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई इक्वेशन अगर सोल्व करते हैं या क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 फार्मूला इसमें ज़रूरत पड़ेगा। पहला फार्मूला होता है रेडियस का और दूसरा फार्मूला होता है वेलोसिटी का। हमने 2 अभी इक्वेशन पढ़ा था। एक तो पढ़ा कि kZ² जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, तो वहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, और ये रेडियस हो गया। रेडियस में कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये हमारा रेडियस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और एक रेडियस जो होता है यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एक रेडियस निकलेगा। आर यहाँ से निकल गया तो ये रेडियस, यह रेडियस, दोनों रेडियस जो होता है बराबर है। तो यहाँ दोनों को सोल्व करेंगे, इस दोनों को, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ पर समझना ये है कि हमने 2 रेडियस, एक रेडियस ये भी और एक रेडियस ये भी, दोनों रेडियस हमने निकाला। यहाँ से वी का जो है फॉर्मेट जो हमने निकाल के यहाँ दिखा दिया। अगर पूछता है तो आप ये दोनों तो याद रखेगा, सेंट्रीपिटल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है, ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल के बराबर। ये जो होता है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद दोनों को बराबर कर करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इसके फॉर्मेट में। लेकिन मेन अगर वैल्यू इसमें पुट किया जाए, सारा का सारा वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं सबका, कि सारा का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर जो होता है के का वैल्यू 1/4 पाई, E0 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, एन का वैल्यू, एच का वैल्यू। इस तरह से अगर पुट करते हैं, जेड का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू नहीं, अगर वो तो सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर और जो भी है उसको हम अगर पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि V = 2.18 × 10⁻6 × Z/n मीटर पर सेकेंड। मतलब याद रखना, क्या याद रखना है, 2.18 × 10⁻6 × Z/n। ये हो गया किसका, वेलोसिटी का फार्मूला।
अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में कि भी और जेड के बीच का ग्राफ बताइए, तो आपसे किसका बीच भी पूछा है, भी और जेड का डायरेक्टली है। डायरेक्टली वाला ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन हो गया, देख लीजिए यहाँ पर। अगर पूछता है भी और एन के बीच का ग्राफ, अगर पूछता है भी और एन के बीच का ग्राफ, तो ये इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली जो होता है ग्राफ कभी भी वह हाइपरबोला बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पर हाइपरबोला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है, आगे चलते हैं हम। हमने रेडियस निकालने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? रेडियस निकालने के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। और यहाँ से हमारा रेडियस जो होता है, इसको और इसको बराबर कर करके हमारा रेडियस पता चल जाएगा। यहाँ से हमने दोनों को सोल्व करके वेलोसिटी जो निकाला, ये हमारा रेडियस हो गया। ये हमने रेडियस लिख दिया, देखो यहाँ पर रेडियस लिख दिया, है ना। यहाँ पर जो भी का वैल्यू पुट करना, तो v का वैल्यू जो हमने निकाला वो पुट कर दिया यहाँ पर, है ना। v का वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिए, पुट करने के बाद हमारा ये आया। इसमें सब वैल्यू पुट करने के बाद, इसमें सारा वैल्यू जितना भी है सारा पुट करने के बाद रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रम में अगर पिकोमीटर में निकालना है तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब वेलोसिटी वाला जो होता है वो जेड बाई एन होता है, और ये जो होता है एन स्क्वायर बाय जेड होता है, ठीक है। इसमें भी वही बात, अगर आर और एन स्क्वायर के बीच का ग्राफ अगर निकालना है, आर और एन स्क्वायर का बीच का ग्राफ निकालना है, डायरेक्टली है लेकिन पावर अगर है तो ग्राफ ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा आर और जेड के बीच का ग्राफ निकालना है तो वो तो इन्वर्सली है, तो ग्राफ हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मतलब कि यहाँ से हमने दो चीज़ समझा, एक तो वेलोसिटी समझे और एक हमने रेडियस समझा। वेलोसिटी में जेड बाई एन और रेडियस में एन स्क्वायर बाय जेड होता है। कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि एक सरकमफ्रेंस चलने पे, एक सर्कल में सरकमफ्रेंस चलने पे क्या होगा, रेडियस का वैल्यू पूछेगा। तो हमेशा पता है सरकमफ्रेंस अगर कहता है तो उसका फार्मूला होता है 2πr। तो रेडियस पता है तो रेडियस का फार्मूला भी हमको पता है, रेडियस का फार्मूला भी पता है, डायरेक्ट पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बार रिकैप करते हैं, जितना भी पढ़े उतना हम लोग रिकैप करते हैं एक बार। देखिए, जो हमने सबसे पहला जो शब्द पढ़ा वो था बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल हमने पढ़ा, कहा कि यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, 4 को पॉजिटिवलेट पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वह फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होना तय है। दूसरा होता है सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। चौथा जो होता है एंगुलर मोमेंटम के आधार पर यह देखने को मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद रखना है। चौथा हमने कहा कि अगर दोनों से रेडियस यहाँ पर निकल जाएगा, दोनों रेडियस को प्रूव करने के बाद वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। दोनों रेडियस के प्रूव करने के बाद हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर हम दोनों वेलोसिटी को हमने प्रूव कर दिया, वेलोसिटी निकल गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमने ग्राफ देखा वी और एन के बीच का, वी और जेड के बीच का भी ग्राफ देखा। उसके बाद हमने रेडियस निकाला, तो एक और रेडियस को हमने लिखा कि यहाँ से, तो यहाँ पर वी एक था, वेरिएबल था, वी को यहाँ पर सोल्व किए थे, जो हमने यहाँ पुट कर दिया तो हमारा ये वेरिएबल वाला आ गया। लेकिन अगर सब वैल्यू पुट करने के बाद जो होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड पे हमने काम किया, उसका जो होता है आर और एन का बीच का ग्राफ जो होता है एन स्क्वायर है, तो ग्राफ जो होता है ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन अगर आर और जेड के बीच का ग्राफ अगर कीजिएगा तो वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने का काम करता। हो सकता कहीं कहीं जो तो सरकमफ्रेंस के बराबर अगर कहता है तो ये वाला फार्मूला लगाएगा कि एन स्क्वायर बाय जेड हो गया। आज का जो था वो बोहर मॉडल था। थैंक यू।